नमस्कार भाई, कैसे आप सभी। जय हिंद, स्वागत, वंदन आपका एक बार फिर से जुड़ जाएगा सभी लोग। आई होप सो कि मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही होगी और मेरी वीडियो भी आप तक एकदम क्लियर पहुंच रही होगी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास पत्र लेखन की होने वाली है। बहुत विशिष्ट क्लास है। पत्र लेखन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या समझेंगे, ये सभी चीजें आज हम बारीकी से समझेंगे, जानेंगे। राधे राधे भाई सभी लोगों को। रेणु जी बहुत बहुत स्वागत है। हेमलता जी, देव कृष्णा, कृष्णा रावत बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग जुड़ जाएंगे, जितने भी प्यारे विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा बच्चे। सभी लोग जुड़ जाएंगे और फिर हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। भाई कौन कौन जुड़ रहा है पहले तो 1 मिनट में दे दे तो मुझे। जमुना जी राधे राधे। हाँ भाई फारो जी गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। विकेश, जय श्री श्याम बच्चे। पायल यादव, राम राम भाई, जय श्री राम, राधे राधे बच्चिया। जगपाल सिंह राठौर जी बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात विद्यार्थी। घनश्याम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एंड विनोद कुमार जी भी, मगनानी जी भी, जय श्री राम। चलिए फटाफट से सभी लोग प्यारे विद्यार्थी जुड़ चुके हैं और हम बिना किसी विलंब के आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि मेरी आवाज एकदम साफ आ रही है और मेरी वीडियो भी, ये दोनों ही चीजें बस साफ आनी चाहिए। उसके बाद हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। चलिए तो श्री गणेश करते हैं आज के इन प्रश्नों का, आज की श्रृंखला का दोस्तों। तो यहां पर अगर आप देखेंगे मेरे सामने आपके समक्ष कुछ प्रश्न हैं और आपको उन प्रश्नों के उत्तर लगाने हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को सीखते हैं, समझते हैं, सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर लगाएंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है कार्यालय पत्र के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। मैं आपको बता देता हूं, एक्चुअल में औपचारिक पत्र, औपचारिक और एक होते हैं अनौपचारिक, अनौपचारिक पत्र होते हैं, ठीक है। जैसे अनौपचारिक पत्र में कौन से पत्र आ जाएंगे, जैसे आपने किसी को निमंत्रण दिया, निमंत्रण, या फिर किसी को बधाई दी, बधाई दी, या ऐसे ही दोस्तों को पत्र लिखा, दोस्तों को पत्र लिखा, ठीक है, ये वाले पत्र आ जाएंगे। औपचारिक पत्र में कौन से पत्र आते हैं, जैसे प्रार्थना पत्र आ जाएंगे, प्रार्थना पत्र आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कार्यालय पत्र आ जाते हैं, है ना, ये लिखिए ना कार्यालय, तो कार्यालय पत्र आ जाते हैं, ठीक है। जैसे शिकायती पत्र आ जाते हैं, जैसे शिकायती पत्र आ जाते हैं, समझ रहे हो। जैसे सूचना पत्र आ जाते हैं, सूचना पत्र आ जाते हैं, ठीक है। वाणिज्यिक पत्र आ जाते हैं, जो होते हैं ना, जो कंपनी वगैरह करती हैं आपस में, वो सारे औपचारिक में आते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। अनौपचारिक में कौन से आते हैं, ये हमारे वाले आ जाते हैं, जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं, तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ लिखा है कार्यालय पत्र के संदर्भ में क्या क्या लिखा जाएगा। पत्र एवं दिनांक का प्रयोग होता है, बिल्कुल होता है साहब। पत्रांक यानी पत्र का अंक लिखा जाएगा और किस तिथि को ये जारी हुआ है वो लिखा जाएगा। पत्र शीर्षक कागज के ऊपर दाएं कोने में लिखा जाता है। पत्र शीर्षक दाएं कोने में नहीं लिखा जाता, मध्य में लिखा जाता है, सेंटर में लिखा जाता है। पत्र शीर्षक जिसमें कार्यालय विभाग का नाम होता है वो मध्य में लिखा जाता है, तो ये गलती हो गई। विकल्प ऑप्शन बी अगर आप लगाते हैं तो ये सही हो जाएगा। हाशिए से थोड़ा हटकर प्रेषित को संबोधित किया जाता है, ठीक है। पत्र का पृष्ठांकन किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। यानी यहां पर जो गलती है वो विकल्प ऑप्शन बी में है। विकल्प ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों, ध्यान रखना। डी नहीं होगा, विकल्प ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ध्यान रखना, बी सही होगा क्योंकि यही असंगत है। असत्य यही लिखा हुआ है, मध्य में आता है पत्र शीर्षक कागज के, ठीक है। पत्र का पृष्ठांकन किया जाता है, हाँ बिल्कुल किया जाता है, यानी पृष्ठ का अंकन, अंकित किया जाता है, हाँ। चलो एक बार दूसरा प्रश्न देखिएगा। दूसरा प्रश्न क्या लिखा है, निम्न में से कौन सी कार्यालय पत्र की विशेषता नहीं है। ये भी अच्छा प्रश्न है, तो चलो इस प्रश्न को भी देख लेते हैं एक बार। कौन सी कार्यालय पत्र की विशेषता नहीं। चलिए ये प्रश्न भी बड़ा शानदार है, आइए एक बार पढ़ लेते हैं। कार्यालय पत्र की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो लिखा हुआ है इनमें से चिन्हांकन एवं अनुच्छेद का प्रयोग समुचित किया जाना चाहिए। चिन्हांकन और अनुच्छेद का प्रयोग होता है। कार्यालय पत्र उद्देश्यपूर्ण व शिष्ट भाषा में होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं साहब। पत्र सामासिक एवं अलंकारिक होने चाहिए, नहीं, सामासिक एवं अलंकारित नहीं होते। पत्र की जो भाषा है वो सरल और शिष्ट होती है, औपचारिक होती है, वो ध्यान रखना। पत्र संक्षिप्त होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। प्रभाव उत्पादकता से युक्त होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। विकल्प ऑप्शन सी लगा देना। सामासिक और अलंकारिक भाषाओं का प्रयोग कार्यालय पत्र में नहीं होता, ये एक विशेषता कार्यालय पत्र की हो ही नहीं सकती। विकल्प ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है, राम राम गुरु जी, राम राम, ठीक है। विनोद, दिलासा, सबको समझ में आ रहा है। पायल, विकेश, तो ध्यान रखना है कार्यालय पत्र में कभी भी अलंकारिक नहीं होते, जैसे लिखा उसमें कनक कनक सौगुनी मादकता अधिकाय, ऐसे शब्द नहीं लिखे जाते। स्पष्ट होगी, शिष्ट भाषा होगी, औपचारिक भाषा होगी, समझ लेना कि वो कार्यालय पत्र है।
कार्यालय पत्र में क्या आता है, जैसे अधिसूचना आ जाएगी, जैसे नोटिफिकेशन आ गया है ना, जैसे टेंडर आ गया, जैसे विज्ञप्ति आ गई, जैसे आपका मेमोरेंडम आ गया, आपका परिपत्र आ गया, आपका अनुस्मारक पत्र आ गए, ये सभी पत्र जो हैं वो कार्यालय पत्र में आते हैं, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, चलो फटाफट से इसको भी कंप्लीट करेंगे। लिखा है इनमें से कौन सा पत्र कार्यालय पत्र में शामिल ही नहीं होता है, यानी कौन सा पत्र है जो कार्यालय पत्र में नहीं आता है, फटाफट से कमेंट करके बताओ। कार्यालय पत्र ध्यान रखना एक विभाग के द्वारा किसी अन्य विभाग को लिखे जा सकते हैं। कार्यालय पत्र प्रशासन के द्वारा सामान्य जनता को सूचना के लिए दिए जा सकते हैं। कार्यालय पत्र जो है वो सरकारी दफ्तरों में जो पत्र व्यवहार होता है उसके लिए प्रयोग होते हैं, तो उसी हिसाब से आंसर करना है, ठीक है। तो आप लोग जो आंसर कर रहे हैं कोई बात नहीं, बस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं, पायल बिल्कुल विकल्प आंसर आ गए हैं सभी के। अगर विकल्प ऑप्शन सी आंसर है तो मैं एक बार देख लूं। चलिए कार्यालय आदेश अनौपचारिक पत्र में आते हैं और इसमें उत्तम शैली का प्रयोग होता है। उत्तम शैली का प्रयोग होता है। उत्तम शैली का मतलब होता है जैसे मैं, और बता तू कैसा है, या तू, ठीक है, तो इस प्रकार का प्रयोग इसमें होता है, ध्यान रखना। तो यहां पर निमंत्रण पत्र जो है बिल्कुल कार्यालय पत्र नहीं है, क्योंकि ये अनौपचारिक पत्रों में आते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला यहां पर देखेंगे, लिखा है कार्यालय पत्र की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए। भाई कार्यालय पत्र है, अगर एक प्रशासनिक अधिकारी लिखता है, अगर एक सरकारी विभाग पत्र लिखता है तो उसकी भाषा कैसी होगी, औपचारिक होगी। उसकी भाषा कैसी होगी, औपचारिक होगी, स्पष्ट होगी, सरल होगी। आइए देखते हैं, सरल भाषा होगी, बिल्कुल होगी। मुहावरेदार भाषा नहीं चलेगी। औपचारिक भाषा होगी, बिल्कुल होगी। बोलचाल की भाषा नहीं चलेगी। तो यहां पर एक्चुअल में सरल भाषा तो होती है, लेकिन वो सरल भाषा कौन सी होगी, औपचारिक होगी। इसलिए विकल्प ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस विकल्प का ना तो पहला सही होगा, ना दूसरा, और ना ही चौथा। विकल्प ऑप्शन सी अगर विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर लगाएंगे, एलडीसी में पूछा गया 2018 में, यानी अगर पत्र व्यवहार से प्रश्न आते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि कार्यालय पत्र जो है वो औपचारिक पत्र होते हैं। ये मैंने पहले ही प्रश्न में आपको समझा दिया था, क्लियर कर दिया था। तो समझ में आ गया ये सब। विकल्प ऑप्शन सी फिर से लगा दो। हेलो भाई, राधे राधे, सरिता सैनी, संतोष, रामजना जी आ गए हैं, दिनेश हमारे साथ हैं, और बिल्कुल सभी विद्यार्थी हैं। ये कौन है भाई, बरिधाम दिनेश, ठीक है। अब चलिएगा घनश्याम जी, बिल्कुल अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जरा मुझे बताओ राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है। यानी राजपत्र में कौन सा, यानी गजट, राजपत्र का मतलब क्या हो गया, गजट में प्रकाशित कौन सा पत्र होता है। ज्ञापन प्रकाशित होता है, अधिसूचना, परिपत्र या विज्ञप्ति। फटाफट से कमेंट करके बताओ कि सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का। कुसुम मेघवाल जी, विकल्प ऑप्शन सी बिल्कुल सही था। चलो सभी के सही है। अगर विकल्प ऑप्शन सी, सर मेरा नाम नहीं लिया, रामजना बानो, क्या लिखा है, रामजना ही तो लिखा है, क्या लिखा है, रामजना लिखा है या रामजना, रुखसार, रुखसार। और ये कौन सा नाम है, नगोरी या क्या, नौगी, नौगोई। चलिए बहुत प्यारे प्यारे नाम है, माया स्वामी, माया, बिल्कुल बहुत अच्छा नाम है, मनीषा। चलिए वही कौन है, भूमिराम के भूराम, ठीक है। तो भूराम जी बिल्कुल, रितिका, माखन जी बिल्कुल, घनश्याम, विकास, ये सभी के आंसर आ रहे हैं। और विकल्प ऑप्शन बी दे रहे हैं आप सभी लोग, यानी नोटिफिकेशन। ये मान लो नोटिफिकेशन शब्द अगर आप लगाते हैं, बिल्कुल दोस्तों, गजट में प्रकाशित क्या होता है, तो नोटिफिकेशन होता है, यानी विकल्प ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, ये बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। चार ऑप्शन है और इसमें से एक गलत होगा। आपको बस ये पहचानना है कि नोटिफिकेशन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत है। आइए एक बार देख लेते हैं। डिप्टी जेलर में आया है 2025 में। यह अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, बिल्कुल लिखा जाता है, क्योंकि कार्यालय पत्र सभी अन्य पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। उत्तम पुरुष शैली में लिखे जाएंगे कौन कौन से, एक तो अनौपचारिक पत्र आते हैं और एक आते हैं अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्रों को आप जो है वो किस शैली में लिख सकते हो दोस्तों, तो उत्तम पुरुष शैली में लिख सकते हो, ठीक है। जैसे प्रिय मित्र, ये उत्तम शैली होती है। अन्य शैली का मतलब होता है आप सामने वाले को बस ऐसे बोलेंगे कि आप सभी को आदेश दिया जाता है, तो अन्य पुरुष शैली में बात करेंगे, है ना, सबके लिए वो बात होगी। अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, बिल्कुल सही बात है। इनका उपयोग सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति, स्थानांतरण, अधिसूचना, बिल्कुल, पदोन्नति, वेतन वृद्धि, अवकाश, त्यागपत्र, अधिनियम आदि के लिए दिया जाता है, सूचना की जाती है, बिल्कुल सही है। यह किसी अधिकारी या व्यक्ति विशेष को संबोधित करके लिखा जाता है, नहीं।
अगर किसी अधिकारी या व्यक्ति विशेष को संबंधित करके लिखा जाएगा तो फिर वो ये क्या कहलाएगा, अर्ध सरकारी पत्र कहलाएगा। विकल्प ऑप्शन सी लगा देना दोस्तों, यही आपका आंसर है। इसमें राजपत्र द्वारा, हाँ बिल्कुल, गजट में प्रकाशित होता है, हमने अभी भी पढ़ा है, तो ये भी सही है। तो विकल्प ऑप्शन सी अगर आप चुनते हो इस प्रश्न का उत्तर, तो ये बिल्कुल सही होगा। विकल्प ऑप्शन सी किस किसने लगाया मैं एक बार देखना चाहता हूं, और मैं कमेंट्स अगर देख लूं तो सभी के जो उत्तर हैं विकल्प ऑप्शन सी आ रहे हैं, और ये बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। सभी क्लियर है, सभी के एकदम सही उत्तर आ रहे हैं। वेल डन सर, क्लियर है। अब हम एक और प्रश्न लेकर चलते हैं। एक और प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। पत्र लेखन की आज इस क्लास में हम कंप्लीट डाउट सीख लेंगे, यानी पत्र लेखन को पूरी तरीके से आप समझ लीजिएगा इस क्लास में, कि पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को समझना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। ठीक है, चलिए पहला ही प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से पत्र लेखन का प्रकार कौन सा नहीं होता, ये आपको बताना है। पत्र लेखन का कौन सा प्रकार नहीं है? आपके ऑप्शन है 1, 2, 3, 4 और 5। 5 ऑप्शन दिए, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा पत्र लेखन का प्रकार नहीं है। क्या होगा आंसर आपका, बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न है, सीईटी में पूछा है और सच में बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्न अगर आपको मिले तो सच में आपकी जो नॉलेज है वो और कमाल की हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या इसका सही आंसर होगा। तो अगर आप लोगों ने तरीके से इस चीज को सीख लिया है तो फिर मुझे लगता है कि आपको समझना पड़ेगा कि व्याकरण में संक्षेपण एक अलग पाठ है, अलग अध्याय है, और पल्लवन भी जो है, जिसे हम भाव विस्तार भी कहते हैं, जिसे हम भाव विस्तार भी कहते हैं, ये भी एक अलग पाठ है, ध्यान रखना। तो इन दोनों को हटा दो, यानी 1 और 5 ये हटा देंगे। व्यक्तिगत पत्र होते हैं, व्यापारिक पत्र होते हैं, आधिकारिक पत्र होते हैं, लेकिन संक्षेपण और पल्लवन ये पत्र लेखन के प्रकार नहीं होते। इसका मतलब है 1 और 5 जिस विकल्प में होगा वही विकल्प हमारा सही उत्तर होगा। तो विकल्प ऑप्शन ए आपका एकदम सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए विकल्प ऑप्शन ए को चुनना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक सभी को, कोई डाउट? चले, राधे राधे भाई चंचल, बबली, गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। सभी के आंसर सही आ गए हैं। सर टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आएंगे बताइए कृपया। देखिए मैं आपको बता देता हूं कि जिस भी एग्जाम में, जैसे हाई कोर्ट, एलडीसी अगर आप दे रहे हो, वीडियो के एग्जाम दे रहे हो, तो अगर मैंने एक टॉपिक पढ़ा दिया, जैसे पत्र लेखन आपने पढ़ लिया, तो आप परेशान मत होइए, पत्र लेखन के टॉपिक में से ही आपको प्रश्न मिल जाएगा। हो सकता है कि उसकी भाषा चेंज कर दी गई हो, लेकिन हाँ, पत्र लेखन में अगर अधिसूचना के बारे में पूछेंगे, परिपत्र के बारे में पूछेंगे, अनुस्मारक के बारे में पूछेंगे, प्रेस विज्ञप्ति के बारे में पूछेंगे, टिप्पणी लेखन के बारे में पूछेंगे, तो फिर प्रश्न यहीं से आएगा और बिल्कुल 100% आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा साथियों हमारा 9वां प्रश्न। कार्यालय आदेश के संबंध में कौन सा कथन सही है? ध्यान रखना मेरी बात को। कार्यालय आदेश एक सरकारी पत्र होता है, यानी कार्यालय पत्र होता है, जो कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को, जैसे कार्यालय में जो आदेश दिए जाते हैं ना, वो किसको दिए जाते हैं? अपर के द्वारा, यानी सीनियर जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारी या जितने भी विभाग होते हैं जो उनके अंडर में आते हैं, उनको वो एक आदेश देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्यालय आदेश कहते हैं। ठीक है, ऑफिस जो ऑर्डर होता है वो निकलता है, ऑर्डर पारित होता है। अब देखो क्या लिखा है, इसमें संबोधित और अधोलिखित का प्रयोग अवश्य होता है, संबोधन और अधोलेखन का प्रयोग होता है। कौन सा कथन असंगत है? इस प्रारूप के दाईं ओर नीचे की ओर भेजने वाले अधिकारी का नाम कोष्टक के बीच में लिखा होता है। ठीक है, इस प्रारूप में विषय और संदर्भ नहीं लिखे जाते। भाई ये कौन सा कथन? बिल्कुल लिखे जाते हैं। इस प्रारूप के मध्य में कार्यालय आदेश लिखा जाता है। हाँ, लिखा जाता है, कार्यालय आदेश लिखा जाएगा। इसमें संबोधन और अधोलेख का प्रयोग बिल्कुल होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर प्रारूप में विषय और संदर्भ नहीं लिखा, ये गलत लिखा है। प्रारूप में बिल्कुल विषय के बिना कैसे आएगा? विषय लिखा जाता है, और इसीलिए विकल्प ऑप्शन 3 लगा देना कि इस प्रारूप में विषय और संदर्भ नहीं लिखे जाते, ये गलत है, लिखे जाते हैं, इसीलिए विकल्प ऑप्शन सी लगाना पड़ेगा दोस्तों। इसका विकल्प ऑप्शन सी कर लीजिएगा। ठीक है, विकल्प ऑप्शन सी कर लीजिएगा। इस प्रारूप में विषय और संदर्भ लिखे जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा कथन गलत है? तो ये वाला गलत है, ध्यान रखना। इसमें संबोधन और अधोलेख का प्रयोग अवश्य होता है कार्यालय आदेश में। ये भी हो सकता है कि ऑप्शन ए 2 कैसे दे दिए फिर इसमें? ये भी हो सकता है, संबोधन और अधोलेख का प्रयोग। तो संबोधन का मतलब होता है किसी को संबोधित करना, कार्यालय आदेश में संबोधित किसी को नहीं करते हैं। एक आदेश जो होता है वो पूरे विभाग के लिए पारित होता है या सबके लिए पारित होता है ना। तो मुझे लगता है कि इस प्रश्न में ऑप्शन ए भी होना चाहिए था। चलो मैं इसको एक बार देख लूंगा।
ठीक है, बाकी का ये तो होता ही है कि विषय लिखा जाता है, ठीक है, बिना विषय के नहीं होता, उसमें विषय में लिखा जाता है कि ये आदेश जो दिया जा रहा है वो किस पर्पज से दिया जा रहा है। तो एक तो विकल्प ऑप्शन सी तो है ही, बाकी देख लेंगे। चलिए अगला एक प्रश्न है दोस्तों, लिखा हुआ है अर्धशासकीय पत्र में प्रेषिती के संबोधन की शैली क्या होती है। यानी जो प्रेषिती जो होता है ना, उसको संबोधन की शैली क्या होती है, आप उसको क्या बोलेंगे, सेवा में बोलेंगे, सेवा में, या महामहिम। देखो ना तो आप जब अर्ध संस्कारी पत्र लिख रहे हो ये उत्तम शैली में होते हैं, और उत्तम शैली में ना तो आप सेवा में लिखोगे और ना ही महामहिम लिखोगे, क्या लिखोगे, प्रिय लिखोगे। इसने ही प्रिय, इस प्रकार के प्रेषिती जो है वो संबोधन करेगा, यानी भेजने वाला संबोधन करेगा, ध्यान रखना। जैसे आपसे लिखूंगा मैं प्रिय योगेश जी, ठीक है। तो ये अर्ध सरकारी पत्रों में होता क्या है, एक्चुअल में एक विभाग के अधिकारी द्वारा किसी अन्य अधिकारी को लिखे जाते हैं, लेकिन ये अर्ध सरकारी इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इनमें जो है वो शैली बदल जाती है, अन्य शैली से ये उत्तम शैली में आ जाते हैं, और यह पर्सनल भी होते हैं, यानी ये थोड़े से, है ना, औपचारिक तो होते हैं, लेकिन अर्ध सरकारी पत्रों का एक विशेष है कि एक अधिकारी के द्वारा एक अधिकारी को लिखे जाते हैं, तो इसलिए उसमें व्यक्तिगत भाव भी जुड़े होते हैं, इसलिए इसे व्यक्तिगत पत्र के रूप में भी देखा जा सकता है, ध्यान रखना। अर्थशास्त्र के पत्र में प्रिय योगेश जी आएगा, विकल्प ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है मनासा जी, हम भी सेम क्वेश्चन कई बार पूछना है। क्या हो गया भाई, क्या पूछना चाह रहे हो, एक बार कमेंट कर दो, एक बार क्या पूछना चाह रहे हो आप। चलिए एक और प्रश्न पर चलते हैं, एक और प्रश्न पर जंप करते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न, चलो बताइए जरा, उत्तम पुरुष शैली में लिखा जाने वाला पत्र कौन सा। मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है और अभी अभी ही आपको बताया है कि उत्तम पुरुष शैली में कौन से पत्र लिखे जाते हैं, तो आशा है कि आप भी इस प्रश्न का सही उत्तर लगा पाएंगे। मैं आपको प्रतीक्षा देता हूं, आप सभी लोग इसको कमेंट करेंगे, फटाफट से कमेंट करिएगा। चलो सारे के सारे विद्यार्थी कमेंट करो। चलिए आई होप सो कि आप सबने लगा लिए होंगे। चलो अब यहां पर परिपत्र कार्यालय पत्र है, कार्यालय ज्ञापन भी कार्यालय पत्र और कार्यालय आदेश भी, और ये सब क्या है, ये है कार्यालय पत्र, ध्यान रखना। और ये सभी लिखे जाते हैं अन्य पुरुष शैली में। और अभी अभी आपको बताया था मैंने कि अगर लिखा होगा अर्ध शासकीय पत्र तो ये किस में लिखे जाते हैं, तो ये लिखे जाते हैं उत्तम पुरुष शैली में। इसका मतलब है कि जो आपका आंसर होगा वो होगा विकल्प ऑप्शन डी। क्लियर है यहां तक सभी को। चलिए दोस्तों क्लियर है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखते हैं अर्ध शासकीय पत्र, ध्यान रखना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। संबोधन हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी स्वयं लिखता है, संबोधन बिल्कुल हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी स्वयं लिखता है क्योंकि ये तो व्यावहारिक पत्र है और अर्धशासकीय पत्र है। इसकी भाषा व्यक्तिगत एवं मित्रतापूर्ण होती है, बिल्कुल होती है क्योंकि प्रिय मित्र बोल रहे हैं, प्रिय योगेश जी बोल रहे हैं, तो मित्रतापूर्ण बात हो गई। इसमें उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग होता है, बिल्कुल होता है, इसमें विषय संदर्भ लिखा जाता है। मुझे लगता है इसमें संबोधन जो है वो हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी स्वयं लिखता है। इसकी भाषा व्यक्तिगत एवं मित्रतापूर्ण होती है, इसमें उत्तम पुरुष शैली का प्रयोग होता है, इसमें विषय व संदर्भ लिखा जाता है। तो मुझे लगता है कि इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो इसमें से विकल्प ये तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, लेकिन हाँ अब दो में डाउट है। संबोधन हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी स्वयं लिखता है, ये भी सही है, तो ये भी गलत नहीं होगा। मुझे लगता है कि इसमें विषय एवं संदर्भ नहीं होते हैं, सामान्य तौर पर बात होती है, केवल डायरेक्ट पत्र व्यवहार होता है, इसमें और कोई नई चीज नहीं होती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो विकल्प जो है वो ऑप्शन डी अगर आप चुनते हो तो वो ज्यादा सही रहेगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखें एक बार। अगला प्रश्न चलते हैं अपने स्थान पर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, लिखा है निविदा जो सूचना होती है, निविदा के संबंध में अक्सर असंगत विकल्प छांटना है आपको। डिप्टी जेलर में प्रश्न आया, निविदा के विज्ञापन समाचार पत्रों में छपवाए जाते हैं,
निविदा का मतलब होता है, कह सकते हो टेंडर। तो टेंडर जारी होते हैं ना, जैसे हम ठेकेदारी करते हैं या फिर हमारे कोई आपने देखा होगा कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, तो आपने देखा होगा कि एक ऑनलाइन जो है वो टेंडर निकलते हैं प्रॉपर, और उसमें फिक्स होता है कि भैया ये कब से कब तक भरे जाएंगे, टेंडर कब तक खुलेंगे, इसकी क्या रेट होगी, और फिर हम सब लोग जो है वो टेंडर भरते हैं। हमारे पास एक पर्सनल एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि हाँ भाई हम जो है वो एक कार्य करने के लिए कॉन्ट्रैक्टर हैं, हमारे पास प्रॉपर अधिकृत भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त एक कह सकते हो कि टेंडर की हमारे पास अथॉरिटी है, और उसके बाद हम उस टेंडर को भर सकते हैं। तो निविदा में विज्ञापन कहां पर आता है, हमें समाचार पत्रों में देखने को मिलेगा या ऑनलाइन मिलेगा, ठीक है, ये सही है, कोई गलती नहीं है। निविदा खोलने की दिनांक व समय निर्धारित होता है, यहां पर क्या लिखा है, नहीं होता है, तो ये गलत है। विकल्प ऑप्शन बी होता है ना, खोलने की दिनांक भी होती है और निर्धारित होता है समय, बिल्कुल सब कुछ। निविदा प्रपत्र का शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रचार के मानदंड समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, ये भी सही है। इच्छुक व समर्थक सभी व्यक्ति जो कि कॉन्ट्रैक्टर हैं, हम या आप जो भी ठेकेदारी करना चाहते हैं, वो कार्य करने के अवसर प्राप्त हो, इसीलिए उनकी सूचनार्थ निविदा सूचना विज्ञप्ति की जाती है कि आप भैया सबको क्या है पता चल जाए कि हमने भाई सरकार ने कुछ कार्य निकाले हैं, और जिसको भी करना है वो एक बार निविदा को भरे, तो इसका विज्ञापन दिया जाता है पूरा कि कितना काम है, कितनी दूरी का काम है और किस रेट में काम है। अब आपको उसको बिलो लेना है या फिर उसको अभव लेना है, ये एक ठेकेदार यानी एक कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर निर्भर करता है। किसी ने ठेकेदारी करी होगी तो शायद जानता होगा, कोई बात नहीं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। विकल्प ऑप्शन बी किस किसने चुना था, बी सबने चुना है, ऐसा तो नहीं है कि पहले नहीं चुना था। अच्छे प्रश्न हैं, ये ध्यान रखना है। चलिए तो भैया टेंडर प्रक्रिया हो गई खत्म, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न। लिखा है किसी सरकारी सूचना, निर्णय अथवा नीति को यथावत जनता तक पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अब बताओ, अगर आपको कोई गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन देनी है या कोई डिसीजन बताना है सरकार का, या फिर कोई सरकार की नीति बतानी है और उसको यथावत जनता तक पहुंचाने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, जिसमें प्रकाशन की तिथि व समय भी लिखा जाता है, इस तिथि के बाद उसका प्रकाशन किया जा सकता है अथवा प्रकाशनार्थ लिखा जा सकता है। तो ऐसा अधिसूचना में होगा, विज्ञापन में होगा, संकल्प में होगा, नहीं दोस्तों, विज्ञापन में तब जाएगा जब एक प्रेस नोट रिलीज किया जाता है, जिसे हम प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। अगर पहले ये शासन जारी कर देगा कि इस तारीख को ये रिलीज करना है, तभी विज्ञापन में जाएगा, तभी भी अधिसूचना में आएगा, ध्यान रखना। तो इसका मतलब है विकल्प ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। विकल्प ऑप्शन ए अगर चुना है, नहीं सी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। अधिसूचना नहीं होती, ध्यान समझना मेरी बात को। प्रकाशन की तिथि व समय भी लिखित होगा कि कब तिथि के बाद उसका प्रकाशन किया जा सकता है, तो ध्यान रखना, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं, क्योंकि अधिसूचना का प्रकाशन नहीं होता, ये तो गजट में निकलता है, यानी ये तो निकलता है किसमें, राजपत्र में, तो ये नहीं होगा। विज्ञापन हम सीधे समाचार पत्रों में निकाल सकते हैं, टेलीविजन में निकाल सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। और संकल्प पत्र अलग होते हैं, इसमें हम किसी को वायदा करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। जैसे बीजेपी का संकल्प पत्र होता है, घोषणा पत्र होता है, तो वो एक अलग चीज हो गई। विकल्प ऑप्शन ए अगर आप लगाते हैं तो बिल्कुल सही है। तो ऐसे पत्र शैली के प्रश्न आपको काफी मिलते हैं। चलो अब एक और प्रश्न देख लो, एक बार छोटा सा प्रश्न है, लिखा है टिप्पण लेखन। अब टिप्पण लेखन में उच्च अधिकारी किस ओर हस्ताक्षर अंकित करते हैं, आपको बताना है दोस्तों। तो आपके समक्ष लिखा है दाईं ओर, बाईं ओर, मध्य में या पत्र के आरंभ में। तो टिप्पण लेखन में उच्च अधिकारी पत्र के दाईं ओर हस्ताक्षर करते हैं। विकल्प ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। क्लियर है। हाँ जी, माखनलाल जांगीड़ जी, सुलोचना जी, पहले गलत हो गया, कोई बात नहीं है। चलिए क्या आंसर हो जाएगा इसका, पत्र के दाईं ओर हस्ताक्षर करते हैं, यानी विकल्प ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं दोस्तों। सर इन पत्र लेखन क्या कमेंट करा था, नोटिफिकेशन ले आता है आदि क्लास के बाद आते हैं, क्या करें सर। अच्छा ऐसा भी होता है क्या, तो पहले क्लास में नहीं जुड़ सकते आप लोग, सब तो आ जाते हैं, सबके पास नोटिफिकेशन कैसे आ जाता है। जब आपको पता है कि भैया हिंदी की क्लास आपकी होती है, चलो माना ठीक है कि हिंदी भाषा अभी भी हमारे अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है भारत के अंदर, कोई बात नहीं। आपको पता है कि डेली क्लास लेता हूं मंडे टू फ्राइडे, MON2FRI। अगर मैं ये क्लास लेता हूं और कितने बजे लेता हूं, आप सबको पता है कि 11:30 पर गुरुजी की क्लास होती है AM पर। तो अब मुझे बताओ नोटिफिकेशन की क्या आवश्यकता है, जिसको भूख होती है ना वो नोटिफिकेशन नहीं देखता है,
वो अधिसूचना नहीं जारी करता है, ठीक है, वो आ जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेली आते हैं, तो आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत करें। एक ललक होनी चाहिए कि हाँ साहब 11 बजे 11:30 बजे क्लास होगी गुरुजी की, गुरुजी तैयार है तो हम भी तैयार रहें। 11:30 की जगह हो सकता है कि 11:35 पे आ जाऊं, 11:36 पर आ जाऊं, काफी आपको मैं क्लास लेता हुआ दिखाई दे जाऊंगा। और बताओ क्या कर सकता हूँ, है ना? इतना ही होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ये रहा, कहते हैं ना, एक बड़ी अच्छी लाइन है, आज के समय के दौर की बड़ी अच्छी लाइन है कि जिंदगी में अगर कोई पूछे कि अंजाम क्या होता है, तो इश्क का अंजाम किसी ने क्या खूब लिखा है, मोहब्बत का अंजाम किसी ने क्या खूब लिखा है, कहा है कि अ, मासूम, बताया है इसको, मासूम समझते हो ना, बहुत भोला सा, मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, कागज की हवेली है और बारिशों का जमाना। मासूम मोहब्बत का बस इतना फसाना है, कागज की हवेली है और बारिशों का जमाना है, क्या रिश्ते मोहब्बत, क्या शर्ते जमाना है। लोग आजकल शर्तों पे जीते हैं। क्या रिश्ते मोहब्बत, क्या शर्ते जमाना है, आवाज भी जख्मी है और गीत भी गुनगुनाना है। आवाज भी जख्मी है और गीत भी गुनगुनाना है। जिंदगी में याद रखना है, बहुत कष्ट होंगे आपको, हो सकता है आपको बहुत संकट हो, लेकिन जिंदगी में जीना है तो लड़ना पड़ेगा। आप कितने भी दर्द में हो, आपको मुस्कुराते हुए सबको दिखाना पड़ेगा, और यही जीवन की कड़वी सच्चाई है, और आप हम सब वाकिफ हैं इस चीज से। चलिए अगले प्रश्न पर चलें दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न, अरे क्या बात है। चलिए आपके सामने जो अगला प्रश्न है ना, हाँ हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल समय नहीं निकलेगा शायरी में, आप निश्चिंत रहिएगा। और ये तो आपके भाग्य हैं कि आप ऐसे शब्दों को सुन पा रहे हैं। अगर आप सच में इसकी गहराई समझते तो शायद आप बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है, इन सब चीजों को सीख सकते हैं, इन सब चीजों को पढ़ सकते हैं। कल मैं एक बहुत लगभग 1930 की पुस्तक पढ़ रहा था और उसमें ये सारे शब्द लिखे थे। तो गहराइयां होती हैं इन शब्दों में, अगर आप इनको समझेंगे तो, गंभीरता को समझेंगे तो आपको ये सारी चीजें तो अपने आप ही याद हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आप शायद अभी उस दौर पर नहीं पहुंचे हैं, उस अवस्था पर नहीं पहुंचे हैं। ठीक है, आपको जितनी जीवन में जितना जीना है और जिस लेवल पर जीना है आप जी, माफी चाहूंगा। चलिए बड़ा अच्छा प्रश्न है कि परिपत्र किस श्रेणी में आता है, और परिपत्र की लिखा है कि सामाजिक पत्र होते हैं, ये कार्यालय पत्र होते हैं, व्यक्तिगत पत्र होते हैं और पारिवारिक पत्र होते हैं। फटाफट से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होगा। अभी बच्चे देखो, मैंने समझाए हैं, आपने अभी थ्योरी क्लास देखना, मेरी थ्योरी क्लास में प्रॉपर फोटो के माध्यम से ही पत्र हैं, लेकिन ये एमसीक्यू क्लास है और मैं इस एमसीक्यू क्लास में फोटो के माध्यम से पत्र नहीं, आपको थ्योरी में पढ़ना है। थ्योरी में मैंने प्रॉपर इसके नमूने दिए हैं, इसकी प्रॉपर परिभाषा दी है। तो थ्योरी क्लास में आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जो आप एमसीक्यू क्लास में हम मुझसे कह सकते हो अपेक्षित कर रहे हो या अपेक्षा कर रहे हो, है ना? तो वो सारी चीजें थ्योरी क्लास के लिए होती है, ध्यान रखना। परिपत्र किस श्रेणी में आता है, तो ध्यान रखना ये कार्यालय पत्र होते हैं। कार्यालय पत्र के अंतर्गत जैसे आपके ज्ञापन आ जाता है, आपके अधिसूचना आ जाती है, अधिसूचना आ जाती है, ठीक है, आपके जो है कार्यालय आदेश आ जाता है, कार्यालय आदेश आ जाता है ना? आपका जो है वो विज्ञप्ति आ जाती है, विज्ञप्ति आ जाती है, आपका अनुस्मारक आ जाता है, ठीक है, आपका पृष्ठांकन आ जाता है, आपका जो है परिपत्र आ जाता है, समझ रहे हो? तो ये तमाम शब्द जो है वो आ जाते हैं, आपके अंदर टिप्पणी आ जाती है, तो निविदा आ जाती है। ये तमाम जो आप चीजें देख रहे हो, ये सब कार्यालय पत्र के अंतर्गत आती है। तो विकल्प ऑप्शन बी लगा देना, ये सही हो जाएगा दोस्तों। क्लियर है? विकल्प ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों चलते हैं एक और प्रश्न पर, देखते हैं किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाने वाला शासकीय पत्र, ज्ञापन या आदेश क्या कहलाता है। तो ध्यान रखना है, यहाँ सबसे पहले आप ये समझिए कि किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाने वाला पत्र परिपत्र कहलाता है। विकल्प ऑप्शन ए इज द राइट। ठीक है, विज्ञापन नहीं होगा, परिपत्र। परिपत्र का मतलब होता है ऐसा पत्र जो एक ही कार्यालय द्वारा अनेक कार्यालय या प्रेषितियों यानी अधिकारियों को एक साथ भेजा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, परिपत्र कहते हैं। ध्यान रखना, विकल्प ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए। हाँ भाई, ये अब है ना, कोशिश करो कि आप लोग अच्छे से कमेंट कर रहे हो, वैसे करते रहो। सूर्य प्रताप राठौर सर थ्योरी में पत्र लेखन नहीं है, वो भी हो सकता है कि वो जो थ्योरी थी
उसमें नहीं होगा, लेकिन हाँ मैं ऐड कर दूंगा उसमें, ठीक है, मैं उसकी थ्योरी प्रॉपर पढ़ाकर ऐड कर दूंगा, परेशान मत हो उसके लिए, ठीक है। चलिए, सर दिलासा बहन कुछ बोल रही हैं, देखिए माफ करना मैंने अभी कमेंट नहीं पढ़ पाया है। चलो आप, मैं अगले प्रश्न लगा दूं आपको, पहले आप इस प्रश्न को पढ़िए, तब तक मैं दिलासा का कमेंट भी ले लेता हूँ। कहाँ लिखा है दिलासा का कमेंट? दिलासा विनोद भाई सर बोले ना 11 बजे करें क्लास, कोशिश करेंगे, मैंने बात करी है, देखते हैं कुछ ही दिनों में हम 11 बजे भी कर लेंगे, कभी कभार जैसे हो सकता है मैं इमरजेंसी में 2 दिन के लिए जाऊंगा, या फिर मंडे को, अगले मंडे को हो सकता है क्लास का टाइम एक दिन के लिए चेंज करूँ, बाकी का मेरा फिक्स रहेगा। अभी 11:30 बजे है, एक बार सर से बात करता हूँ, अगर हो गया पॉसिबल तो मैं 11 बजे कर लूंगा, क्योंकि मैं 11 बजे भी फ्री रहता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, अब देखते हैं एक बार, कौन सा पत्र 100 से अधिक, ये भी अच्छा प्रश्न है, सेम प्रश्न है, कौन सा पत्र 100 से अधिक संख्या में किसी को भी भेजा जा सकता है? तो ध्यान रखना वो परिपत्र ही होता है, ध्यान रखना वो क्या होता है? परिपत्र ही होता है, जो 100 से अधिक संख्या में भी किसी को भेजा जा सकता है। किसी का मतलब होता है किसी कार्यालय को, किन्हीं अधिकारियों को, जैसे सचिव को भी भेजना है, वो पत्र आपको जितने भी स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजना है, आपको एसडीएम एडीएम को भेजना है, आपको जो है वो पीडब्ल्यू विभाग के ई को भेजना है। तो एक्चुअल में ये पत्र जो है वो एक जगह से सर्कुलर जारी होता है, यानी आप जो है वो, आप केंद्र सरकार में है, अगर ये जयपुर से जारी हुआ और वो पूरे जितने भी राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर जाएगा, तो सबके लिए जाएगा, सचिव होंगे सचिव के लिए जाएगा, अगर उनको एसडीएम को भेजना है या तहसीलदार को भेजना है तो वो सभी पर जाएगा, ध्यान रखना, उसे हम क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, पूर्व में प्रेषित पत्र की याद दिलाने के लिए भेजा जाने वाला पत्र, जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा दोस्तों, कभी हमने कोई पत्र लिखा प्रशासन को, या फिर किसी कार्यालय ने कोई पत्र लिखा अपने भेज दें, अब सोचो कि उसका जवाब नहीं आया है, आपने 15 दिन के लिए वो कहा कि 15 दिन के अंदर हमें ये पत्र की लिस्ट मिल जानी चाहिए, आपके पास जवाब नहीं आया, तो उस जवाब आया कि नहीं आया, या उस पहले वाले पत्र को भेजने पर क्या कार्रवाई हुई, या उस पर क्या आपने संज्ञान लिया, इसको याद दिलाने के लिए फिर से एक पत्र लिखा जाता है और उसमें मेंशन किया जाता है कि मैंने आपको 15 दिन पहले पत्र क्रमांक फलाना फलाना ये आपको भेजा था, इस पर 15 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई या कोई जवाब नहीं आया है, आप उसका एक बार प्रत्युत्तर दें, और उस एवज में हम अनुस्मारक पत्र भेजते हैं आपको, जिससे वो याद करा पाए, यानी विकल्प ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ध्यान रखना, अनुस्मारक पत्र कहलाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है, आ गया समझ में? बिल्कुल। अब अगला देखते हैं, एक और प्रश्न आपके समक्ष रखते हैं, किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त होने में देरी हो रही या हो जाए तो उसको पुनः याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा जाएगा उसे हम क्या कहते हैं? अभी अभी पढ़ाया, फटाफट से सभी लोग आंसर कर दो एक बार। सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कर देंगे कि भैया ऐसे पत्र को क्या कहते हैं कि जब कोई भी एक हमने पत्र, सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त होने में देरी हो जाए तो उसको पुनः याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? अनुस्मारक कहते हैं। अभी अभी पढ़ाया था, विकल्प ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो यहाँ तो दोनों क्लियर हो गए। अगले प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, अपने मोहल्ले में सफाई के लिए अधिकारी को लिखे जाने वाले पत्र का संबोधन क्या होगा? तो मोहल्ले में अगर आपकी सफाई में कोई दिक्कत है तो आप किससे शिकायती पत्र लिखेंगे? आप मुख्यमंत्री को लिखेंगे क्या? नहीं, ठीक है, याद रखना है, जो कार्य यानी जिस घटना का जो कार्य जिसको सौंपा गया है, जैसे सफाई का कार्य होता है, ठीक है, सीवरेज का कार्य होता है, आपके मकानों के जो संपत्ति कर होते हैं, आयकर होते हैं, इनका काम होता है, ये नगर निगम देखती है, ठीक है, ये नगर पालिका देखती है। तो बेसिक है कि आप नगर पालिका के अध्यक्ष को ही लिखेंगे, तो विकल्प ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाए। विकल्प ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपने सही कर लिया सभी ने। चलो अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, जवाब दीजिए। लिखा है, व्यवसायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन क्या कार्य करता है? बड़ा अच्छा प्रश्न है। व्यवसायिक और प्रशासनिक जो आईएएस होते हैं, जितने भी नौकरशाही है, इस पूरी नौकरशाही जो पत्र लेखन पर ही चल रही, इसमें मूल्य पत्र लेखन का कार्य क्या होता है? एक्चुअल में वो पत्र क्यों भेजे जाते हैं? ऐसे भी तो फोन पे भी तो बोला जा सकता है। पत्र का मतलब होता है कि आपको एक आदेश जो है वो लिखित रूप में प्राप्त होता है। बाद में कभी ऐसा हो कि कोर्ट में अगर कोई बात आए या सरकार पूछे कि आपने ये आदेश कैसे जारी कर दिया, तो हो सकता है कि व्यक्ति जो है वो कभी गलत भी बोल सकता है या मुंह से निकल गया हो या बोल दे मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं था। पत्र लेखन में प्रॉपर पत्र क्रमांक होता है, उसकी सूचना होती है, तो कभी भी अगर बात आती है तो बता सकते हैं कि हमें एक आदेश जारी हुआ था और ये पत्र ये रहा, ठीक है। तो इसको मतलब है कि ये स्थायी प्रलेख के रूप में कार्य करता है, कुशल मंगल पूछने के लिए नहीं होता, शिष्टाचार निभाने के लिए नहीं होता, आमंत्रण देने के लिए नहीं होता। स्थायी प्रलेख होता है दोस्तों, जो एक साक्ष्य के रूप में भी कार्य करता है कि हाँ,
हमारे अधिनिष्ठ या हमारे जो श्रेष्ठ या अधिष्ठ जो कर्मचारी हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके द्वारा हमें एक पत्र के रूप में आदेश मिला था कि आपको ऐसा ऐसा करना है। ठीक है, तो इसीलिए यह एक प्रलेख के रूप में, स्थायी प्रलेख के रूप में भी प्रयोग इसका होता है। विकल्प ऑप्शन ए इसका भी सही उत्तर होगा दोस्तों। क्लियर है? बिल्कुल। अगला, हाँ बिल्कुल आया था, हाँ सही पकड़े हैं। चलिए एक और प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, ज्ञापन के विषय में असत्य कथन क्या है? ज्ञापन सब समझते हैं, ठीक है, ज्ञापन निकालते हैं, ज्ञापन हम देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देते हैं, हम सरकार के नाम ज्ञापन देते हैं, हम मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देते हैं, हम आईजी या संभागीय आयुक्त के नाम से ज्ञापन देते हैं और उस ज्ञापन में अपनी बात लिखते हैं। ठीक है, उसी ज्ञापन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? किसी सार्वजनिक सभा के लिए कर्मचारियों को आदेश दिया जाता है, ज्ञापन में न महोदय संबोधन होता है, न भवदीय स्वनिर्देशन होता है, ज्ञापन अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, सही है, ज्ञापन एक ही मंत्रालय, विभाग अथवा शाखा में अपने समकक्ष या अधीनस्थ अधिकारी अथवा कर्मचारियों को लिखा जाता है, ये भी सही है। किसी सार्वजनिक सभा के लिए कर्मचारियों को आदेश दिया जाता है, ये ज्ञापन का काम नहीं है, ध्यान रखना। विकल्प ऑप्शन ये लगा दिया हो रुखसार, अरुणा, दिलाशा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, तो ज्ञापन का बेसिक काम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। किशन, घनश्याम, विकेश, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लीजिएगा। देखो जरा, लिखा है कार्यालय ज्ञापन निम्न में से किस शैली में लिखा जाता है? आपको अभी अभी पढ़ाया है, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन समक्ष होते हैं और एक किस शैली में लिखा जाता है, एक बार देख लीजिएगा यहां क्या लिखा हुआ है। ये देखो क्या लिखा है, अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर प्रश्न आ जाए कि कार्यालय ज्ञापन स्वाभाविक है कि ये कार्यालय पत्र है, ये कार्यालय पत्र में ही आता है, बोलो हाँ या ना। और कार्यालय पत्र के जितने भी स्वरूप हैं सारे के सारे किस में लिखे जाते हैं, उत्तम पुरुष शैली में लिखे जाते हैं, बस एक को छोड़कर, और वो है अर्ध सरकारी पत्र। ठीक है, तो अगर प्रश्न आ जाए कि अर्ध सरकारी जो पत्र होते हैं वो किस शैली में लिखे जाते हैं, तो आंसर आ जाएगा कि ये उत्तम पुरुष शैली में लिखे जाते हैं। सॉरी गलती हो गई, यहां पर अन्य डालना है। हाँ समझ गया आपकी भावनाओं को, मुझे एक सेकंड का समय तो दोगे, है ना। हाँ, सरकारी अर्ध सरकारी पत्र लिखे जाते हैं उत्तम पुरुष शैली। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है और ये वाला भी ध्यान रखना है। इसका मतलब है जो आपका आंसर बनेगा ना वो विकल्प ऑप्शन सी बनेगा, ध्यान रखना, इसके अलावा कोई नहीं बनेगा, ना तो ए, ना बी, ना ही डी। ठीक है, तो विकल्प ऑप्शन सी अगर आप लगाते हो तो एकदम सही उत्तर हो जाएगा। विनोद कुमार कह रहे हैं कि सर जी मेरा नाम ले लो सर, आंसर सही दूंगा एकदम। अच्छा चलो देखते हैं, आप सभी के आंसर देखते हैं कि किस किस के आंसर सही आते हैं। एकदम सही चाहिए मेरे को आंसर, गलत नहीं चाहिए। अगला प्रश्न देखिए एक बार, अगला प्रश्न ये रहा आपके समक्ष। अब जो पत्र के बारे में पूछा वो पूछा है कार्यालय पत्र में अधोलेख में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या होता है? अधोलेख का मतलब होता है नीचे, जैसे एक पत्र का प्रारूप है, आप समझिए, यहां पर विभाग का नाम होता है, ठीक है, यहां पर दिनांक होता है और जो भी लिख रहा है वो, यहां पर उसका विषय होता है, यहां पर सब्जेक्ट होता है और यहां पर जो श्रीमान वगैरह लिखते हैं वो होता है। ठीक है, ये पता होता है। यहां से सब्जेक्ट के बाद यहां से लिखना शुरू होगा, पत्र लिखा जाएगा ऐसे। अब यहां पर ध्यान रखना है उसका स्थान, आप जिस कौन लिख रहा है वो, और ये सारी चीजें इधर आएंगी, जो भी उसका कॉन्टेक्ट है यहां पर आता है। ये जो स्थान है वो फिक्स है दोस्तों, किसके लिए? अधोलिखित, इसी को बोलते हैं अधोलेख। यहां पर अधोलेख आता है और अधोलेख में आप जो है अगर अव्यावहारिक यानी अनौपचारिक पत्र है तो आप लिख सकते हो प्रिय, स्नेही, और अगर कार्यालय पत्र है तो फिर आप यहां पर क्या लिखोगे? भवदीय लिख सकते हो, भवदीय लिख सकते हो। अगर भवदीय नहीं है तो फिर आपका शब्द का प्रयोग कर सकते हो। अगर भवदीय नहीं है तो इसी का विलोम है, सॉरी पर्यायवाची है या समानार्थी है आपका, तो जैसे आपका विश्वासी यानी आपका प्रार्थी या आपका विश्वासी भी लिख सकते हो, तो भवदीय शब्द आ जाएगा। विकल्प ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ध्यान रखना। ठीक है, दोनों ही एक साथ नहीं लिखना है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी, मैंने कल ही पढ़ाया था, जैसे लिखा हो कहीं आपका भवदीय योगेश या भूपेंद्र, अगर ऐसे किसी पत्र में लिखते हो तो ये गलत हो जाएगा। एक ही शब्द लिख सकते हो, या तो आप लिखोगे आपका भूपेंद्र या आपका विश्वासी,
विश्वासी लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो भवदी अकेला, और नीचे लिख सकते हो उसमें भूपेंद्र। तो दोनों में ही एक चीज आएगी, एक कोई सा भी लिख लो, ध्यान रखना दोनों एक साथ नहीं आते हैं, तो विकल्प ऑप्शन बी हो जाएगा। तो अब देखते हैं विनोद सही आंसर दिया है कि नहीं। आपका आज्ञाकारी भी लिख सकते हो, हाँ बिल्कुल। चलिए अगला है, कौन एक सरकारी पत्र है। शोक पत्र सरकारी पत्रों में नहीं आते हैं, निमंत्रण पत्र भी नहीं आते हैं, और परिचय पत्र भी नहीं आते हैं। हाँ, ज्ञापन बिल्कुल आता है दोस्तों, विकल्प ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अभी अभी बताया था, सारी की सारी लिस्ट बता दी थी कि कौन कौन से जो है वो सरकारी पत्र हैं। ठीक है, अभी भी बताया था ना, जो लिखे थे सारे के सारे, ध्यान है कि भूल गए। इतनी जल्दी नहीं भूलना है कुछ भी। ठीक है, तो ये भी अच्छे से कर लिया। घनश्याम ठीक है, राधा, विकेश, सभी के आंसर विकल्प ऑप्शन सी आने चाहिए, बी नहीं होगा। ध्यान रखना, बी नहीं होगा, विकल्प ऑप्शन सी। माया, रितिका, विकेश, ठीक है, मलकेश, यहां तक आपने पढ़ लिया है। आई होप सो कि बहुत सारी प्रैक्टिस करी है आपने, सारे के सारे पत्रों को खगाल डाला। तो आई थिंक सो कि आप लोगों ने समझ लिए होंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, क्या भाषा शैली होती है प्रश्न की, और हमको कैसे प्रश्न को हल करना है, प्रश्न की पकड़ कहां से करनी है, और उसके उत्तर को हम कैसे निकालें। समंदर मंथन होता है ना जिसमें मथ कर निकालते हैं, वैसे ही आपको प्रश्नों को निकालना है, ये ध्यान रखना। बस मुझे एक बार वो बच्चा कमेंट कर दे जो कमेंट में लिख रहा था ना, बस मुझे उसका शकल देखनी है, उसका नाम पढ़ना है कि क्या नाम है। चलिए कोई बात नहीं। ईशा मेघवाल जी, अरे बिल्कुल आप सभी के नाम मैं तो सोच रहा हूँ कि एक बार लिस्ट बना के ऐसे लिख दूं सारे के सारे, है ना, अमर कर दूं आप लोगों को, एक बोर्ड पे सबके नाम लिख दूं यहाँ पे। जैसे क्या नाम है, ईशा नाम है तो ईशा लिख दूं, है ना, विकेश नाम है तो विकेश लिख दूं, विनोद नाम है तो विनोद लिख दूं, और बताओ और क्या क्या नाम है, सबको अमर कर देता हूँ। ठीक है, जिंदगी भर ये आपके नाम इसमें आते रहेंगे। थ्योरी में डालो, रामजना बानो भैया मेरे ऊपर नहीं है, मैं थ्योरी कर चुका हूँ। एंड थ्योरी का अगर ऑफर आएगा तो बिल्कुल थ्योरी। अभी फिलहाल मुझे एमसीक्यू कंप्लीट करवाने हैं, तो मैं एमसीक्यू ही दे सकता हूँ। हाँ ठीक है, ये सारे डिसीजन हमारे, हाँ जी, संपत सर के हाथ में होते हैं। अगर ऐसा कोई भी कोर्स होगा जिसमें पत्र लेखन की थ्योरी आएगी, तो मे भी हो सकता है कि मैं वो थ्योरी आप तक पहुंचाऊं, आप तक पढ़ाऊं। ठीक है, मैंने अभी जो कोर्स लॉन्च किया है, वो कोर्स जिस पर्पज से उन्होंने लॉन्च करवाया है, या जो भी पर्पज है, तो उस पर्पज के हिसाब से उसमें उन्होंने टॉपिक प्रॉपर लिखवाए हैं कि ये टॉपिक आपको पढ़ाने हैं, सिलेक्टेड टॉपिक है, इसीलिए एक्स्ट्रा नहीं दिया है। एक्स्ट्रा वो इसलिए नहीं दिया है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए उन्होंने वो चीजें करी हैं। ठीक है, पत्र लेखन जैसी व्यवस्थाएं अगर वो बिल्कुल पढ़वाएंगे तो मैं उनको भी कंप्लीट करके दे दूंगा। उसकी जल्दी थ्योरी आपको देखने को मिल जाएगी। मुझे आप ज्यादा नहीं, 5 से 6 दिन दे दीजिएगा, 5 से 6 दिन में हो सकता है कि मैं पत्र लेखन की थ्योरी प्रॉपर बना के बहुत अच्छी तरीके से, जिसमें हमें पत्रों के नमूने, उनकी परिभाषाएं और उनसे किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ये सारी चीजें आपको उस थ्योरी में देखने को मिल जाएंगी। आइए, पल्लवन और संक्षेपण का भी सोच रहा हूँ कि पल्लवन और संक्षेपण से संबंधित प्रश्न भी और उससे संबंधित थ्योरी भी मैं आपके लिए 1-2 क्लास में ही खत्म हो जाएंगे, 2-3 क्लास में बना दूंगा। क्योंकि पल्लवन एक ऐसी व्यवस्था है जिसको आप स्वयं विकसित करिए, मैं केवल आपको एक नियम बताऊंगा और उस नियम के आधार पर आप उसको विकसित करेंगे। संक्षेपण एक ऐसी कला है जिस कला में आप बस केवल नियमों का ध्यान रखिएगा कि संक्षेपण में कुछ नियम होते हैं, और उन नियमों को फॉलो करते हुए आप किसी भी एक लेख का संक्षिप्त विवरण दे सकते हैं, वो कि 1/3 होना चाहिए, ध्यान रखना। चलो, निम्न में से पत्र लेखन की एक अनिवार्य विशेषता क्या होती है दोस्तों। तो पत्र लेखन की जो अनिवार्य विशेषता है वो क्या होना चाहिए, विचारों में क्रमबद्धता, विचारों में अस्पष्टता होनी चाहिए, ये अनिवार्य विशेषता है। दुरोहरता होना चाहिए, व्यंग्यात्मक होना चाहिए पत्र, गलत, सारे के सारे नेगेटिव पॉइंट लिखे हैं। एक ही विकल्प बिल्कुल सही लिखा है कि विचारों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। यानी प्रॉपर अगर आप कोई भी पत्र लेखन लिखते हैं, उसकी एक अनिवार्य विशेषता है कि आपको क्रमबद्ध होना चाहिए। सबसे पहले आप जो है वो कार्यालय शीर्ष का पता डालें, विभाग का नाम, एक तरफ दिनांक प्रॉपर, एक तरफ आप सीरीज के साथ विषय लिखें कि क्या इसके अंदर शीर्षक लिखें। उसके बाद आप सेवा में या जो भी महोदय या श्रीमान के साथ पूरा विस्तार से क्रम बताएं। सबसे पहले नाम, उसके बाद जो भी आदेश है वो हर चीज विधिवत होनी चाहिए। नीचे अगर आप देखेंगे दाईं तार अंत में आपको अधोलेख में जो भी लिखना है वो लिखेंगे, अपना नाम या प्रेषक जो भी है, और बगल में इस पर स्थान और जो भी एक सूचना सारणी है उसको कि क्या क्या मैंने इसमें जोड़ रखा है। ठीक है, वो सब वहीं पर होता है। तो वो सारी चीजें क्या होती है, क्रमबद्धता होती है। यानी सीक्वेंस में अगर आप अपने थॉट्स किसी पत्र में लिखते हो तो ये पत्र की अनिवार्य विशेषता होती है। विकल्प ऑप्शन ए का चुनाव कर लीजिएगा। अब विनोद सर देखो मेरा आंसर बिल्कुल सही, ऑप्शन ए लगाया ना। मेरा नाम लो, चंचल कुमारी भैया, बिल्कुल बिल्कुल चंचल, आप रेगुलर आते हैं और बहुत अच्छे से क्लास लेते हो,
और आपने मेरी मोस्टली सारी क्लासेस ली होंगी, मैं ये मानता हूँ, ठीक है। हाँ, या तो संयुक्ति नहीं है, लेकिन सच बात तो यही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए एक बार। अगला प्रश्न ये रहा, कार्यालय पत्रों के अधोलेख। अधोलेख का मतलब होता है कार्यालय पत्रों के नीचे, यानी अगर ये पत्र है तो इसका ये वाला जो भाग है ये अधोलेख कहलाता है। ये वाला जो भाग है वो बायां भाग कहलाएगा और ये वाला जो भाग है वो दायां भाग कहलाता है, ध्यान रखना है ना। ये लेफ्ट है यानी ये राइट है, ध्यान रखना, ठीक है। अब आप समझ लीजिएगा, अब लिखा है उसमें अधिलिखित शब्द में क्या प्रयोग किया जाएगा। सेवा में, सेवा में ऊपर लिखा जाता है, अधोलिखित में नहीं होता। महोदय भी ऊपर लिखा जाता है, यहां नहीं होता। प्रियवर भी यही लिखा जाता है, यहां नहीं होगा। हाँ, आपका विश्वासी या फिर भवदीय, दोनों में से एक कोई भी लिखा होता। अगर भवदीय लिखा होगा तो भवदीय लिख देना, और अगर आपका विश्वासी लिखा है तो यहां पर आपका विश्वासी आ जाएगा, यहां पर पॉइंट होगा, ध्यान रखना। तो विकल्प ऑप्शन सी। अब देखता हूं किस किस का सही है। हाँ भाई विनोद, ओम राम, ओम राम मेरा नाम भी बोल दो गुरुजी। अरे आपका नाम ही इतना प्यारा है कि पहले तो ओम लगा हुआ है जिसमें सृष्टि समाई हुई है, उसके बाद राम लिखा हुआ है, जिस राम के नाम से तो सब तर जाते हैं। कहते हैं उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म। सोचिए, राम का नाम उल्टा जपने से भी जब वाल्मीकि जैसा एक डाकू ब्रह्म के समान एक आदि कवि के रूप में परिवर्तित हो सकता है, तो उस राम के नाम के शब्द में कितनी महिमा होगी, ध्यान रखना। ये हम अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं क्योंकि हम पे बाहरी आवरण जो है हावी हो चुका है। आर्टिफिशियल लोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, है ना, सांसारिक और भौतिक जो स्वरूप दिखता है ना, उसमें हमने अहंकार वश सबको पीछे छोड़ दिया है। कौन राम, कौन कृष्ण, कौन कथा, कौन शक्ति, कौन अंतरात्मा, कौन इंद्रियां, हम सब भूल गए। अब हम केवल उतना देखते हैं, हमारी आंखों को जितना दिखाई देता है, और हमारे छोटे से दिमाग को हमने और संकुचित कर लिया है कि बस जितना हम सोचते हैं, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, एक सुंदर लड़की जिससे विवाह हो जाए, एक सुंदर नौकरी जिससे सैलरी आ जाए, और ये अपनी गाड़ी हो जिसमें फुल पेट्रोल हो और एसी लगी हो घर में, और मोबाइल का हाथ रिमोट में हो और बढ़िया सा मोबाइल हो, बस ये हमारी एक संकुचित सोच है। और ऐसा नहीं है, ऐसी हर किसी की सोच है। हो सकता है कि इससे कुछ परे लोग भी हैं जो जीवन को जीने का आनंद ले रहे हैं और जो जीवन में हर संकट से मुक्त हैं और बहुत ऊपर के स्तर के हैं। वहां तक तो हम कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे क्योंकि हमने तो अपनी सोच को खत्म कर लिया, एक लेवल पर खत्म कर लिया। पैदा हुए, 10th करी, 11th करी, 10th 5th क्लास पढ़ी, कंपटीशन पढ़ा, नौकरी ली, बात खत्म। अपनी क्षमताओं को समझो कि आप मानव हो, आपके अंदर वो सारे गुण हो सकते हैं। अपने शास्त्रों को कभी मत भूलो, आपके शास्त्र ही जीवन में आपको सफल बनाते हैं, ध्यान रखना। और उसी शास्त्र से हम ये सब कुछ खरीदा है, हमने सब लिया है, ये हमने खुद नहीं बनाया है, कभी ध्यान रखना। मैं पढ़ाता हूँ लेकिन मैंने ये बनाए नहीं है, ये पत्र लेखन का विकास मैंने नहीं किया है। इस पत्र लेखन का विकास अगर आप जाओगे तो प्राचीन पद्धति में आज से 5000 साल पहले हो चुका था, ध्यान रखना, जब राजदूत पत्र लेकर आते थे, ठीक है। तो वो सब चीजें ध्यान रखना है आपको, है ना। हम सोचते हैं उतना बहुत आगे है दुनिया। अगला लिखा है पत्रलेखन कला की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। आपके सामने कुछ फॉर्मेट है और इसमें पत्रलेखन कला की प्रमुख विशेषताएं लिखी हुई है। स्पष्टता होनी चाहिए, पत्र लेखन के समय स्पष्ट होना चाहिए भाषा, ध्यान रखना, क्योंकि कोई भी अगर व्यक्ति आपका पत्र पढ़े तो आपकी भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, उसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, पहली चीज ये होना चाहिए। सरलता भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। क्लिष्टता नहीं होनी चाहिए। क्लिष्ट का मतलब होता है ऐसे कठिन वर्णों का आप प्रयोग कर दो कि पत्र लेखन में सामने वाला समझ नहीं पाए और वो उससे खिन्न हो जाए। दुरूह नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी पत्र लेखन में दुराग्रह नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का गलत आग्रह नहीं होना चाहिए। संक्षिप्तता होनी चाहिए, यानी 1, 2 और 3 ये चीजें ठीक है। यानी 1, 2 और 5 कहीं लिखा है क्या? 1, 2 और 5 कहां लिखा है देख लीजिएगा एक बार। 1, 2, 5 कहां लिखा है? मुझे लगता है विकल्प ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, 1, 2 और 5 यही हमारा आंसर है, विकल्प ऑप्शन बी। ठीक है। पत्र लेखन कला की प्रमुख विशेषताओं में विकल्प ऑप्शन बी किस किसने लगाया एक बार देख लेता हूं मैं। संतोष, चंचल, राधिका, सभी के आंसर है। मुकेश, ठीक है, और ना, ठीक है, सभी के आंसर में देख पा रहा हूं। देव, रोहित, कुसुम, राधे राधे भाई, कन्हैया जी, सभी के आंसर विकल्प ऑप्शन बी है, ये सही आंसर है। चलिए एक और प्रश्न है, अधिकारियों के लिए प्रयुक्त होने वाला संबोधन शब्द क्या है? अधिकारियों को आप प्रियवर नहीं कह सकते, अधिकारियों को भवदीय कह सकते हो, लेकिन वो संबोधन नहीं है। भवदीय जो है वो नीचे अपना निस्तारण है। संबोधन अगर आप किसी अधिकारी को करोगे तो श्रीमान लगाकर करते हो, जैसे श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, श्रीमान थाना प्रभारी बोलते हैं ना, प्रभारी। या लिख सकते हो कि श्रीमान प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य,
अगर लिखोगे तो श्रीमान, श्रीमान जिला जिलाधीश, जिलाधीश महोदय। तो इस प्रकार से विकल्प आता है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट। क्लियर है यहां तक सभी को? ऑप्शन डी लगा दीजिएगा सभी के सभी। और कोई तो नहीं लगा रहा कुछ भी, सबके आंसर आने चाहिए, डी आना चाहिए, ध्यान रखना। और कोई लगाया तो समझ लेना, ठीक है। चलिए रितिका, ठीक है, सभी के आंसर सही है, ओके। विकेश, विनोद, हाँ भाई सभी के, चंचल, विकल्प ऑप्शन डी। चलो एक और प्रश्न देख लो जरा। अगला है, नीचे दिए गए कथन में सही कथन कौन सा है? पत्र में मैत्रीपूर्ण भावना निहित होनी चाहिए। दूसरा कथन है, सरलता, संक्षिप्तता और सादगी को पत्र की शैली का गुण माना जाना चाहिए, ये बिल्कुल सही है। और पत्र में मैत्रीपूर्ण भावना होनी चाहिए, लेकिन मैत्रीपूर्ण भावना किस प्रकार के पत्र में होनी चाहिए मेंशन नहीं है, लेकिन हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। ये पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड के आंसर हमेशा सही रहते हैं, इसलिए दोनों कथनों को अगर मैं मानता हूं तो दोनों कथन कहां लिखे? कथन एक और दो दोनों सही है, हाँ भैया ये भी सही है। इसके अलावा कथन एक और दोनों गलत है, नहीं। कथन एक सत्य है किंतु दो असत्य है, नहीं। कथन एक असत्य है किंतु दो ये हो सकता है, लेकिन पत्र लिखा है ना, कार्यालय पत्र तो लिखा नहीं है। तो पत्र में मैत्रीपूर्ण भावना बिल्कुल होनी चाहिए, ध्यान रखना, चाहे वो अर्ध सरकारी पत्र हो, प्रार्थना पत्र हो, सभी में मैत्रीपूर्ण भावना होना चाहिए। द्वेषपूर्ण भावना अगर आप किसी पत्र में लिखते हो तो वो पत्र जो है वो आपका खराब हो गया, समझ लीजिएगा। तो यानी दोनों ही विकल्प सही होंगे। तो मेरी समझ में विकल्प ऑप्शन ए का चुनाव आप इसमें करेंगे सभी के सभी विद्यार्थी। थैंक यू सो मच। आखिरी प्रश्न, लास्ट प्रश्न ये रहा आपकी क्लास का दोस्तों। चले तो आखिरी प्रश्न है दोस्तों आपकी क्लास का, चलिए फटाफट से कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न क्या लिखा है एक बार पढ़ लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय पत्र का एक प्रकार नहीं है? समीक्षा, आवेदन पत्र, परिपत्र, अधिसूचना, स्मारक। फटाफट से कमेंट करो क्या आंसर होगा, मैं देखना चाह रहा हूं। चंचल, बिल्कुल बच्चे, मेरा सच में आप तहे दिल से कह सकता हूं, अपनी आत्मा से कहूं तो हमेशा आप सबके प्रति मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है। ईश्वर करे आप सफल हो जाओ। बस इतना रहे कि जीवन में द्वेष, मेरे जितने भी प्यारे विद्यार्थी हों, मेरे जितने भी प्यारे भाई छोटे बहन हों, मैं हमेशा उनको ये समझाता हूं कि कभी भी द्वेष, मन में घृणा और अहंकार, इन तीन चीजों से हमेशा दूर रहना। किसी से भी ईर्ष्या मत करना, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी नस्ल का हो, उससे ईर्ष्या नहीं करेंगे, किसी से द्वेष नहीं करेंगे और घृणा नहीं करेंगे। और तीसरी बात कि अगर कोई पहले से आपसे बोले तो उसको छोड़ना मत। अगर आप मेरे शिष्य हो तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, अगर कोई पहले से आपको परेशान करे, वो कोई बना रहे, छोड़ना नहीं है। ध्यान रखना इस चीज का, चाहे कुछ भी हो जाए, पहले से किसी को नहीं बोलना, पहले से सबको अच्छे से सपोर्ट करके चलना है। एक बार माफ भी कर देना, दो बार माफ कर देना, तीसरी बार माफ कर देना, तीन बार तो मुश्किल है लेकिन कर देना। मैं तो नहीं करता, मैं तो केवल एक बार भी नहीं करता, सच बताऊं, पहले से बोलता नहीं हूं। पहले से अगर मुझसे कोई बोलता है तो हो सकता है कि एक बार इग्नोर कर दूं, चलो ठोके, घर परिवार सब देखते हैं। दूसरी बार अगर कोई परेशान करे तो छोड़ता नहीं हूं। बस एक छोटी सी ये मेरी वो है, कह सकते हो कि कुछ भी मान लो इसको, है ना। हाँ, तो आपको कोई परेशान करे तो मत छोड़ना, बाकी का किसी से भी द्वेष मत रखना, घृणा मत करना और अहंकार मत करना। हाँ, अगर कोई आपसे कोई परेशान भी करता है तो उसको माफ कर देना कि भाई जाओ। हो सकता है कि वो आपसे छोड़कर किसी और से टकरा जाए। अपना बहुमूल्य जीवन है, इसको नष्ट मत करना, इसको खूब आगे बढ़ाओ और पूरे संसार में आपका नाम हो, आपकी ख्याति हो, हमेशा ऐसा प्रयास करो बनने का। थैंक यू सो मच। तो इसका जो आंसर है वो ध्यान रखना, कार्यालय पत्र दोस्तों ये नहीं होंगे। समीक्षा और आवेदन पत्र जो है वो औपचारिक पत्र की विशेषता है। औपचारिक पत्रों में तो आते हैं, औपचारिक पत्रों में आते हैं, लेकिन कार्यालय पत्रों में नहीं आते हैं। कार्यालय पत्रों में ये तीनों आते हैं, कार्यालय पत्र में ये तीनों आते हैं, ध्यान रखना। इसके अलावा ज्ञापन, निविदा ये सब आ जाती है, प्रेस विज्ञप्ति, टिप्पणी ये सब आ जाएंगे। आवेदन पत्र हो गए वो औपचारिक पत्रों में आते हैं। व्यापारी जो पत्र लिखते हैं व्यापारिक पत्र, वो भी औपचारिक पत्रों में आ जाते हैं। शिकायती पत्र भी आ जाते हैं, प्रार्थना पत्र भी आ जाते हैं, लेकिन वो कार्यालय पत्र में नहीं आ जाते, क्योंकि कार्यालय पत्र खुद औपचारिक पत्रों का ही एक प्रकार है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये दोनों अपने आप में टाइप्स हैं, ठीक है, किसके? औपचारिक पत्रों के। ठीक है, तो यहां पर विकल्प ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किस किसने लगाया भैया विकल्प ऑप्शन ए? ठीक है, ठीक है, तो विकल्प ऑप्शन ए लगाया है। थैंक यू सो मच सर, मुझसे एक बार मर्डर हो गया, कोई बात नहीं, हो गया ना, कोई बात नहीं, उसका प्रायश्चित करो। और भारतीय संविधान के अनुसार जो इंडियन पेनल कोड की तरह अब हट गया है और अब इसकी जगह आ गया है भारतीय न्याय संहिता, तो उसके अनुसार अगर जो भी आप पर अपराध है भारतीय कानून के अनुसार, वो उसको बहन कीजिए, कोई बात नहीं, हो गया तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर गलत हुआ है, दुराह से हुआ है, यानी दुर्भावना से हुआ है, गलत भावना से हुआ है, तो वो अपराध किया आपने। अगर आपसे अच्छी भावना से हुआ है या हो सकता है आपने मजबूरी में किया है,
सेल्फ डिफेंस में किया है तो कोई बात नहीं, ये मतलब क्षमाई अपराध है, आप क्षमा हो सकते हो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। लेकिन हाँ, मैं फिर कह रहा हूं, किसी से ईर्ष्या नहीं रखना है, किसी से द्वेष नहीं रखना है, अहंकार बिल्कुल मत करना, चाहे कितने बड़े व्यक्ति हो जाओ, आप अहंकार मत करना। जीवन में अच्छी सी चीज सबक देके जा रहा हूँ, अहंकार को छोड़ देना। ताकत का अहंकार नहीं, पैसे का अहंकार नहीं, ज्ञान का अहंकार नहीं, बस अहंकार को छोड़ देना। यही नाश की जड़ होता है, ये ध्यान रखना। ये बस इतिहास हमें सिखाते हैं और ये हम आपको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने ही बना दिया है, ये नहीं, ये मैंने इतिहास में देखा है कि जिसने अहंकार किया है उसके समूल वंश का नाश हो गया। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। आई होप सो कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी हो। और एक विद्यार्थी जो है वो कह रहा था ना कि टाइम निकाल देते गुरुजी, देख ले भैया, है ना, मैंने 3 मिनट ज्यादा पढ़ा दिए, तो जो छोटे से शब्द कहे थे अपने मिससे वो वापस लेता हूँ। तो 1-2 मिनट कभी ऐसे हो भी जाता है, तो मैं ये नहीं सोचता हूँ कि समय निकाल रहा हूँ, मैं अपने उद्देश्य को पूर्ण करता हूँ। कंप्लीट प्रश्न हो गए, इसके बाद कोई प्रश्न नहीं बचा है, हमारे प्रश्न भी कंप्लीट हो गए हैं और हमारी बातें भी कंप्लीट हो गई हैं। तो ऐसा नहीं है, हर चीज की एक विशेषता होती है, हम उस विशेषता में पढ़ेंगे तो हमारा बौद्धिक विकास होगा। और एक शिक्षक हमेशा चाहेगा कि आपके शिष्य, आपके छात्र का जो है बौद्धिक विकास हमेशा श्रेष्ठ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, जय श्री श्याम।